नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं 19वीं शताब्दी के पंजाब में। एक कॉलेज के छात्र या इतिहास के जिज्ञासु होने के नाते हमारे लिए उस दौर की भू राजनीति और महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक नीतियों को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए इस जटिल परिदृश्य की गहराई में उतरते हैं। इस समीक्षा को सही आकार देने के लिए हम इन 5 विषयों पर क्रमशः चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का दावा, 19वीं सदी की भू राजनीति, धार्मिक सहिष्णुता नीति का विश्लेषण, कोहिनूर की भू राजनीति और आखिर में एक जटिल विरासत का सार। पहला हिस्सा, धर्मनिरपेक्षता का दावा। इस पूरे विश्लेषण का मूल कारण दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में हाल ही में महाराजा रणजीत सिंह की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण है। इस घटना ने उनकी ऐतिहासिक विरासत पर एक नई और गर्म बहस छेड़ दी है। अब स्रोत लेख में पाकिस्तानी संग्रहालय के निदेशक का एक बड़ा ही दिलचस्प बयान प्रस्तुत किया गया है। उनका दावा है कि महाराजा ने अपने 39 साल के शासन में कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया और उनके दौर में बिल्कुल कोई सांप्रदायिक दंगे या जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हुए। देखा जाए तो ये आधुनिक दृष्टिकोण उन्हें एक पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष और शांतिप्रिय शासक बताता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा विरोधाभास उत्पन्न होता है। लेखक इस आधुनिक व्याख्या का कड़ी तरह से खंडन करते हैं। उनका तर्क है कि महाराजा असल में इंडिक फर्स्ट यानी पहले भारतीय मूल के थे और सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष बाद में। इस तर्क के मुताबिक उन्होंने काफी कड़ी और धार्मिक रूप से प्रेरित नीतियों के साथ शासन किया था। दूसरा भाग, 19वीं शताब्दी की भू राजनीति। किसी भी ऐतिहासिक दावे को सही ढंग से परखने के लिए हमें 19वीं शताब्दी के उस बेहद अस्थिर और तनावपूर्ण माहौल को समझना ही होगा, जिसके बिना सच्चाई तक पहुंचना असंभव है। उस वक्त का उपमहाद्वीप कैसा था? स्रोत 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्री G.T. विग्ने के वृत्तांत का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र को 3 अलग-अलग भारी हथियारों से लैस राष्ट्रों में बांटता है। एक तरफ शिया मुस्लिम अलाइनमेंट वाले पर्शियंस थे, दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम अफगान्स थे और तीसरी तरफ हिंदू अलाइनमेंट वाले सिख थे, जो दरअसल अफगान हमलों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े थे। G.T. विग्ने का ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल साफ दिखाता है कि उस समय इन तीनों राष्ट्रों के बीच अस्तित्व की कितनी भयंकर लड़ाई थी। महाराजा रणजीत सिंह किसी शांत माहौल में नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, जहां दुश्मन सेनाओं द्वारा हमले और लूटपाट का खतरा लगातार मंडराता रहता था। और यही बात हमें एक अहम ऐतिहासिक सवाल की तरफ ले जाती है। क्या इन बड़े भूराजनीतिक खतरों और दुश्मनी ने महाराजा द्वारा लागू की गई क्षुद्र स्तरीय धार्मिक नीतियों को तय किया? क्या राज्य को बचाने के दबाव में धार्मिक कानून बनाए गए? तीसरा हिस्सा, धार्मिक सहिष्णुता नीतियों का विश्लेषण। यहाँ स्रोत रणजीत सिंह के आंतरिक प्रशासन पर व्यापक प्रमाण पेश करता है, खासकर राज्य की शक्ति और धार्मिक कानून के आपसी टकराव पर। 1838 के ट्रिपार्टाइट ट्रीटी को ही ले लीजिए, जिसे सिख्स, अफगान्स और ब्रिटिश ने साइन किया था। इसके आर्टिकल 10 में संयुक्त सेना सम्मेलनों के दौरान गाय की हत्या पर सख्त रोक लगाई गई थी। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि महाराजा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी हिंदू और सिख धार्मिक प्राथमिकताओं जैसे गौरक्षा को सीधे तौर पर शामिल किया था। अब उस जीरो कैपिटल पनिशमेंट वाले आधुनिक दावे पर वापस आते हैं। लेखक G.T. विग्ने का ही एक किस्सा बताते हैं। जब सिख सेना को पता चला कि इंदस के पास एक किले में गाय की हत्या हुई है, तो कब्जा करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना धार्मिक टाबूस को लेकर उनकी सख्त और भयानक नीतियों का साफ प्रमाण है। एक इतिहास के छात्र के रूप में इस विरोधाभास को परखना बहुत जरूरी है। एक तरफ लेखक मुस्लिम प्रजा पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की लंबी सूची देता है, जैसे आज़ान पर रोक लगाना या मस्जिदों को अस्तबल बनाना। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे प्रमाण भी हैं जो महाराजा की व्यापक धार्मिक सहिष्णुता को उजागर करते हैं। इसी विरोधाभास को संतुलित करने के लिए लेख इतिहासकार गुरदर्शन सिंह ढिल्लन का हवाला देता है। ढिल्लन बताते हैं कि जवाबी कार्यवाही वाली इन कड़ी नीतियों के बावजूद महाराजा रणजीत सिंह ने आखिरकार सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, जो उस दौर के आसपास के शासकों की आम आदत थी। चौथा भाग, कोहिनूर की भू राजनीति। क्षेत्रीय कानूनों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेख मशहूर कोहिनूर हीरे को एक दिलचस्प केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल करता है, जहां सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए कूटनीति और भू राजनैतिक लाभ का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया।
सदियों के दौरान इस हीरे का सफर रक्त रंजित ही रहा है। 1310 में ककातिया साम्राज्य से लूटे जाने के बाद ये मुगलों और ईरान के नादिर शाह जैसे कई हाथों से गुजरा। अंततः 1812 में ये भारत वापस आया, जब रंजीत सिंह ने सैन्य रेस्क्यू के बदले अफगान गवर्नर से इसकी मांग की। लेख ये बताता है कि महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी इच्छा इस हीरे को पुरी के कृष्ण मंदिर को दान करने की थी। भले ही उनके खजांची ने इससे इनकार कर दिया और हीरा अंग्रेजों के पास चला गया, लेकिन किसी हिंदू देवता को ये हीरा भेंट करने की उनकी ये अंतिम इच्छा लेखक के उस इंडिक फर्स्ट तर्क को और भी मजबूत करती है। और आखिर में 5वां भाग, एक जटिल विरासत का सार। इस पूरी सामग्री का विश्लेषण करने पर हम एक बेहद जटिल ऐतिहासिक व्यक्तित्व को देखते हैं, जिन्हें आज के आसान राजनीतिक शब्दों में बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। साफ है कि ये लेख एक ऐसे नेता की तस्वीर पेश करता है जिन्होंने अपने सैन्य अस्तित्व को बचाने और दुश्मनों को रोकने के लिए बेहद कड़े धार्मिक रूप से प्रेरित कानून लागू किए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बड़े पैमाने पर होने वाले जबरन धर्म परिवर्तन से परहेज किया और एक बेसलाइन धार्मिक सह अस्तित्व बनाए रखा। और यही हमें इस समीक्षा के सबसे आलोचनात्मक सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या 19वीं शताब्दी के एक ऐसे शासक को, जो एक बेहद अस्थिर और धार्मिक रूप से बटे हुए माहौल में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा था, आज की 21वीं शताब्दी की सेक्युलरिज्म की परिभाषा से नापना सही है? या ऐसा करने से हम उस वक्त की भू राजनीति की सच्ची प्रकृति को ही नजरअंदाज कर देते हैं? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जरूर सोचिएगा इस पर।